साहिल पे कितने लोग मेरे साथ साथ थे। जी हाँ, साहिल पे कितने लोग मेरे साथ साथ थे। तूफान की जद में आया तो तिनका नहीं मिला। उस पर से अगर तूफान ताउते जैसा हो तो बड़े बड़े पानी के जहाज और बार्ज भी तिनके की तरह उड़ने लगते हैं और फिर उस पर फंसी जिंदगियां, लापता लोग और बेवक्त मौत की भेंट चढ़ चुके लोगों के गुनहगार कौन हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। ताउते तूफान के कारण समंदर में जो हलचल मची उसने तेल कुओं की हिफाजत कर रहे एक बार्ज P305 पे सवार लोगों में से 49 लोगों की जिंदगी निगल ली। पता नहीं ये दुर्दिनों का कौन सा दौर चल रहा है कि चारों तरफ से जिंदगी मौत के तूफान में घिरी ही दिखाई देती है, चाहे ताउते हो या फिर कोरोना। बल्कि अब तो कोरोना महामारी जैसी एक और महामारी यानी ब्लैक फंगस का कोहराम भी शुरू हो गया है। और इतना ही नहीं, अब तो ब्लैक के बाद वाइट फंगस की खबर भी आ चुकी है। इंडिया चाहता है कि इस आपदा से, इस विपदा से अब तो राहत मिले। इंडिया चाहता है कि समंदर में जो लोग फंसे हैं, लापता हैं, वो जल्द सही सलामत वापस आएं, उनका रेस्क्यू भी कामयाब हो जाए। आप आज इंडिया खबरों में क्या देखना चाहता है, हम आपको वो भी बता देते हैं। सबसे ज्यादा 25% इंडिया ये जानना चाहता है कि समंदर में मारे गए लोगों के गुनहगारों को क्या मौत की सजा हो। वहीं 23% इंडिया ये जानना चाहता है कि बच्चों पर कोरोना का असर अभी से होने लगा तो तीसरी लहर में क्या होगा। जबकि 17% लोग उस गांव की रिपोर्ट देखना चाहते हैं जहां 75 दिनों में 100 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, यानी लगभग हर रोज एक से ज्यादा शख्स की मौत हो रही थी। वाकई बहुत दुखदाई समय है। हम खबरों को उसी हिसाब से आगे बढ़ाते हैं जिस तरह इंडिया यानी आपने देखना चाहे। ताउते तूफान आएगा, भीषण तबाही मचाएगा, यह सबको पता था। लक्षद्वीप से गुजरात तक समुद्र के किनारे रहने वाले 2 लाख से ज्यादा लोगों को हटा लिया गया था। तमाम सीमावर्ती इलाकों को खाली करा लिया गया था। फिर तेल कुओं की हिफाजत के नाम समुद्र के बीचों बीच बार्ज पर रहने वाले सैकड़ों भारतीयों को क्यों सुरक्षित बाहर नहीं निकाला गया? क्यों उन्हें मौत के कुएं में जानबूझकर, जी हां जानबूझकर धकेल दिया गया? बार्ज 305 पर सवार 49 लोगों की मौत हो गई है और 38 लोग लापता हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। हम आपको बताते हैं कि किसकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस बार यानी P305 के कप्तान की, जिसके बारे में सकुशल वापस लौटे मजदूर और चीफ इंजीनियर लगभग सभी कह रहे हैं कि उसने ही आखिरी वक्त तक सबको झांसे में रखा और खुद मौका निकलकर वहां से बोट के सहारे भाग निकला। दूसरी जिम्मेदारी बनती है डर्मसस्ट इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी की, जिसका कि ये बार्ज है जिस पर ये लोग काम करते थे। तीसरी जिम्मेदारी बनती है एफकॉन्स नाम की कंपनी की, जिसने ONGC को अपने इन श्रमिकों को सप्लाई करने का काम किया था। चौथी जिम्मेदारी ONGC की भी बनती है इस नवरत्ना कंपनी की, जिसके तेल कुओं की हिफाजत में ये सैकड़ों लोग वहां पर कामकाज कर रहे थे। और पांचवी जिम्मेदारी डायरेक्टर जनरल शिपिंग की भी है। उन्होंने बार्ज पर तैनात लोगों को हटाने के लिए समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि 3 से 4 दिन पहले पता था कि ताउते तूफान आ रहा है जो कि प्रलयकारी साबित हो सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग जिम्मेदार हैं कि क्या उनके खिलाफ सही और निष्पक्ष जांच होगी, चार्जशीट बनेगी और उनको कड़ी से कड़ी यानी मौत की सजा मिलेगी, ताकि एक नजीर बन सके। क्योंकि इतने लोगों की मौत और 38 के करीब लोगों का लापता होने को महज लापरवाही तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। एक एक जान बेशकीमती होती है और हम सब जानते हैं कि जब मर्डर किया जाए तो मर्डरर की सजा क्या होती है। ताउते तूफान जाते जाते आंसुओं का सैलाब दे गया। लास्ट नंबर क्या है भैया?
किसी के मकान ढह गए तो किसी के अपने छिन गए। समुद्र में तेल के कुएं बचाने वाले क्या जानेंगे कि उन्होंने किसी की जिंदगी कैसे छीन ली। इस दर्द को श्वेता भारती से बेहतर कौन समझ सकता है, जिनके पति राधेश्याम ठाकुर लापता हैं, लेकिन उन्हें ना तो तसल्ली दी जा रही है और ना ही सूचना। मुझे कंटिन्यू फॉलो अप करने के बाद एफकॉन से कुछ पता नहीं चल रहा है कि उनका क्या स्टेटस है। जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उस लिस्ट में उनके नाम नहीं हैं या हैं, वो भी नहीं मुझे पता। जो समंदर की लहरों में कहीं जिंदगी की उम्मीद गिन रहे हैं, उनके परिजन पल पल उम्मीद और दहशत के बीच गुजार रहे हैं। ऐसा ही दर्द शिवचंद्र मौली का है, जिनके भाई भी राधेश्याम गुप्ता की तरह बार्ज P-305 में तैनात थे। उनका पता तो नहीं, लेकिन मौली के चेहरे पर बेबसी और पीड़ा का पता साफ साफ लिखा है। My brother got struck in P-305 on Monday. Till now we didn't get any update from them, but a few of the sources I came to know that Pamji has been rescued, but till now we didn't get any official confirmation. भारतीय नौसेना अरब सागर में रेस्क्यू अभियान चलाने में जुटी है। समुद्र में नारंगी जैकेट दिखते ही कहीं हेलीकॉप्टर से तो कहीं जहाज से रेस्क्यू शुरू हो जाता है, लेकिन हर बार जिंदगी की जीत हो ऐसा भी नहीं। बार्ज P-305 में 186 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 37 जिंदगियां किसी और की गलती की शिकार बन गई। 38 लोग अब भी लापता हैं। नौसेना को ताउते तूफान की बर्बादी के दौरान अरब सागर से 4 जगहों से SOS कॉल आई थी। सागर भूषण ऑयल रिग में फंसे सभी 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बार्ज SS-3 में फंसे 196 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। गाल कंस्ट्रक्टर से जुड़ी टग बोट से 11 कर्मचारी अब भी लापता हैं। इसी बोट से 2 कर्मचारियों का रेस्क्यू नेवी ने किया था, लेकिन बाकियों की जानकारी नहीं है। इसी में शामिल हैं चीफ ऑफिसर विक्रम। अब उनकी पत्नी खोज के लिए मदद के हाथ फैला रही हैं। मैं इंडियन नेवी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड के बारे में पता कीजिए। कोस्ट गार्ड और फॉरवर्ड यूनियन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड के बारे में पता लगाएं। वही मामले में मुंबई पुलिस भी एक्टिव हो गई है। पुलिस ने मामले में अब तक 22 एक्सीडेंटल डेथ रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बार्ज P-305 पर हुए हादसे को दुर्घटना कैसे मान लिया जाए। सबको पहले से पता था कि ताउते तूफान आने वाला है। 11 तारीख को ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। 14 तारीख को साफ हो गया था कि ताउते तबाही लाने वाला है। उसका रास्ता भी पता था। ऐसे में अरब सागर में लोगों को ताउते की तबाही झेलने के लिए छोड़ दिया गया। ये बार्ज 305 का 3 दिन पहले का वीडियो है। ये उस वक्त का वीडियो है जब बार्ज 305 को समुद्र किनारे लाने की कोशिशें शुरू हो जानी चाहिए थी। बार्ज में इंजन नहीं होता, इसलिए उसे खींचकर ले जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सवाल यह है कि क्यों पहले ही लोगों को निकाला नहीं गया, क्यों जान जोखिम में डाली गई। सवाल यह है कि इस तरह के मामलों को दुर्घटना क्यों माना जाए, इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला क्यों न चले। बार्ज पर इतना बड़ा हादसा हो गया, इस मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय ने कल एक कमेटी बना दी जो अब जांच करेगी। जांच से पहले आप भी ये जान लीजिए कि बार्ज P-305 जो कि इसका नाम है, ये हादसा कहां हुआ और कैसे हुआ। बार्ज P-305 ताउते तूफान में फंस गया था। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार्ज मुंबई से 35 नॉटिकल मील की दूरी पर तूफान की लहरों में फंसा। उस समय इसने बॉम्बे हाई की हीरा ऑयल फील्ड के नज़दीक एंकर डाल रखे थे, लेकिन तूफान इतना तेज था कि बार्ज का एंकर टूटा और बार्ज डूबता चला गया। उसमें 186 लोगों को तो बचा लिया गया और ताज़ा अपडेट अब यह है कि 49 लोगों की जान चली गई है। ये खबर बेहद दुखद मगर सही है, लेकिन उम्मीद और डर के बीच अब भी 26 लोग फंसे हैं जिनकी तलाश आज भी की जा रही है। तूफान कोई भूकंप तो होता नहीं कि उसका पहले से अंदाजा ना हो, इसीलिए इस हादसे पर कुछ बड़े और अहम सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि जब तूफान की जानकारी थी तो इन लोगों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई।
दूसरा सवाल ये कि 14 मई को ही तबाही का पता चल गया तो 3 दिन तक किस बात का इंतजार किया जा रहा था। तीसरा और बड़ा सवाल ये कि क्या बार्ज को तूफान से हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। चौथा सवाल ये कि वो लोग मामूली मजदूर भले थे, श्रमिक थे, लेकिन इंसान थे, अपने घर के रोजी रोटी कमाने वाले लोग थे। और अहम सवाल ये कि लोगों को बचाना ज़रूरी क्यों नहीं समझा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना क्यों ज़रूरी समझा गया। पांचवा सवाल ये कि जिम्मेदार लोगों और कंपनियों ने इस पर अभी तक चुप्पी क्यों साध रखी है। छठा सवाल ये कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, अगर उनका गुनाह साबित हुआ तो क्या उन्हें कठोर से कठोर सज़ा यानी कि मौत की सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 49 जानें जा चुकी हैं। ताउते तूफान का मुकाबला तो देश ने बहादुरी और हिम्मत के साथ किया, लेकिन बार्ज P305 पर जो हुआ उसने बता दिया कि हमारे देश में ताउते से ज़्यादा खतरनाक कुछ है। और बाढ़ से जुड़ी कंपनियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में अब जुड़ गई हैं, यानी आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सवाल यही कि आखिर इन कंपनियों को हत्या का जिम्मेदार क्यों ना माना जाए, इनसे मोटी रकम वसूल कर इन पीड़ित परिवारों को क्यों ना दी जाए। तूफान को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन बार्ज 305 पर हुई त्रासदी को टाला जा सकता था। कितने ही परिवार उजड़ गए, कितनों के सिर से साया छिन गया, लेकिन अब कंपनियां अपना सिर बचाने में लगी हैं। समंदर की लहरों पर मौत का गुनहगार कौन? क्या बार्ज P305 का कप्तान है गुनहगार? ये हैं चीफ इंजीनियर रहमान शेख, जो हादसे के वक्त बार्ज 305 में मौजूद थे। अब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उन्हें कई जगह चोट आई है। बार्ज 305 पर एक निजी कंपनी डरमस्ट इंटरप्राइजेज लिमिटेड का जहाज था। शेख रहमान का आरोप है कि जहाज का कप्तान खुद सबसे पहले भाग गया। अच्छा, कैप्टन ने पहले से अबंडन कर दिया वेसल को। वो प्रबल से ही बात किया था, उसका भी हम लोग पहले बोला जब नहीं हाँ, जब साइक्लोन स्टार्ट हुआ तब सारे वेसल आ गया। किसका? मेरा। तब वेसल क्यों नहीं लिखा? भाई ब्रदर तब क्यों नहीं किया? वो 40 के ऊपर जाएगा नहीं। चीफ इंजीनियर रहमान शेख के भाई आलम शेख भी पूरे हालात से नाराज हैं। उनके मुताबिक कप्तान ने कर्मचारियों की सलाह को अनसुना किया। कैप्टन इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेसल। ऐसा होता है, जो वेसल का गॉडफादर था कैप्टन। कैप्टन को बार बार जाकर इन्होंने बोले कि आप वेसल को निकालो यहाँ से, कि 100 का ऊपर जाने वाला है विंड स्पीड एज पर इंफॉर्मेशन। कैप्टन ने बोले नहीं कुछ नहीं, 40 का ऊपर नहीं जाएगा, कुछ नहीं, 1-2-4 घंटे में सही होएगा। तो ये सब जब हुआ, हादसा हुआ, फिर कैप्टन एस्केप कर गया वहाँ पे। कैप्टन का अभी तक पता ही नहीं है। ऐसी ही बात कल भी एबीपी न्यूज से ही उन लोगों ने बताई थी जो समंदर में आए तूफान से फंसी जिंदगी को निकाल कर आए हैं। कैप्टन और अब कौन का इंचार्ज ने ये रिस्क लेने का निर्णय लिया था उधर। कैप्टन और विश्वास सर एफकॉन के, वो सब इसके उत्तरदायी। हादसे के लिए अपना कैप्टन जिम्मेदार है, पूरी तरह से कैप्टन जिम्मेदार है। जहाज की जिम्मेदारी डरमस्ट कंपनी की है, लेकिन मौजूद स्टाफ की सुरक्षा एफकॉन्स की भी थी। जब हम यात्रियों से बात कर रहे थे तभी एफकॉन्स के लोगों ने रोकने की कोशिश की। अरे बात करें तो बात करने दीजिए ना। आप बाहर हो, पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले आप तो रोक रहे हैं, तो बात कर रहे हैं ना, 2 मिनट दीजिए ना, आप तो रोक रहे हैं। जब एबीपी न्यूज ने एफकॉन्स कंपनी के लोगों से बात करनी चाहिए तो वो भागते नजर आए। उसके से रोका वहाँ पर कर्मचारी? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया है ना? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया है ना? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया ना? समंदर की लहरों पर मौत का गुनहगार कौन? क्या ओएनजीसी को मजदूर सप्लाई करने वाली एफकॉन्स गुनहगार? अरब सागर में ओएनजीसी की देखरेख वाले तेल के कई कुएं हैं। उसके लिए कई जगहों पर काम करने वाले लोग एफकॉन्स कंपनी मुहैया कराती है। एफकॉन्स की जिम्मेदारी ओएनजीसी के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने की है, लेकिन एफकॉन्स पर आरोप है कि उन्होंने कर्मचारी तो उपलब्ध करा दिए, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली। मौजूद लोगों की संख्या पर गलत बयानी की। समंदर की लहरों पर मौत का गुनहगार कौन?
क्या खुद ओएनजीसी ही गुनहगार है? वहीं सवाल ओएनजीसी पर भी उठ रहे हैं। ओएनजीसी पर तेल के कुओं के रखरखाव की जिम्मेदारी है, लेकिन अरब सागर में ओएनजीसी के 4 कुओं में करीब 600 लोग फंसे थे। ओएनजीसी पर आरोप है कि उसने अलर्ट को नजरअंदाज किया और लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला। After raising this question, Mr. Dharmendra Pradhan has set up a panel for inquiry of this matter. It's not sufficient. It is a responsibility of the ONGC. Those officers responsible for this incident should be suspended and 304 IPC should be imposed on them. The responsibility have to fix and they must be punished. अब मांग उठ रही है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही से मौत का मामला क्यों न चलाया जाए। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ताउते अचानक आ गया। 11 तारीख से चेतावनी दी जा रही थी। कई राज्य हाई अलर्ट पर थे, लेकिन ताउते को लेकर लापरवाही ने ऐसे जख्म दिए हैं जो भुलाए नहीं भूलेंगे। इस बीच एफकॉन्स कंपनी ने अपना पक्ष अब सामने रखा है। 24 घंटे के बाद एफकॉन्स का कहना है कि P305 के मास्टर ने अपनी वर्क लोकेशन से 200 मीटर की दूरी पर शिफ्ट होने का फैसला लिया। मास्टर का अनुमान गलत निकलने से बार्ज तूफान की चपेट में वो आया। साथ ही तय करार के मुताबिक बार्ज की सेफ्टी की जिम्मेदारी या तो बार्ज के मालिक की होती है या फिर मास्टर की। अब जांच होगी, सफाई पेश होगी और फिर देखिए कि क्या होता है। चलिए अब इसी नोट पर आगे बढ़ते हैं। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर घातक साबित हो सकती है। इस बात का अंदेशा लगातार जताया जा रहा है। कई राज्यों ने तो इसे देखते हुए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी हालात की गंभीरता को देखते हुए आईसीएमआर के डीजी और स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। आयोग ने आईसीएमआर से कोरोना होने की सूरत में बच्चों का इलाज और मेडिकल प्रोटोकॉल की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है, जबकि स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से बच्चों के लिए खास तौर से छोटे और नवजात शिशुओं के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का निर्देश देने की गुजारिश एनसीपीसीआर ने की है। दरअसल दूसरी लहर में जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, उसे देखते हुए तीसरी लहर को लेकर अब कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि मामला सीधे सीधे बच्चों से जुड़ा है। तीसरी लहर में क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन दूसरी लहर ही बच्चों पर भारी पड़ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर तो अभी आई नहीं, लेकिन दूसरी लहर में ही ये तस्वीरें डरा रही हैं। अस्पताल के बिस्तर पर छोटे छोटे बच्चे इलाज करवा रहे हैं। ये तस्वीर है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां कोरोना ने बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। अब तक जिले में 274 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 172 बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 71 बच्चे घर पर ही आइसोलेट हैं। संक्रमित होने वाले बच्चों की उम्र 1 साल से 14 साल के बीच की है। दरअसल संक्रमित होने वाले ज्यादातर बच्चों तक संक्रमण उनके परिवार के जरिए पहुंचा। बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर ये है कि अस्पताल में लोगों की भीड़ है। उनको बाकायदा उनके फैमिली जहाँ पे जो ब्लॉक वाइज वो है, ब्लॉक की मॉनिटरिंग टीम द्वारा उनसे संपर्क, उनके माता पिता से संपर्क किया जा रहा है। सिर्फ रुद्रप्रयाग ही क्यों, पूरे उत्तराखंड में हालात बेहद नाजुक हैं। मई महीने के शुरुआती 15 दिनों में 1700 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। उत्तराखंड में दूसरी लहर में 5000 बच्चे अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालात की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन ने बच्चों के लिए खास तैयारी शुरू कर दी है। हमारे जिले हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इवन डीआरडीओ द्वारा हमारा 500 बेड के एक ऋषिकेश में और हल्द्वानी में 500 बेड का ही हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। ऑलमोस्ट तैयार हो भी जाएगा 21 तारीख में। जाहिर है जिस बीमारी की दहशत पूरी दुनिया में है, अगर वो आपके बच्चे तक पहुंचे तो डरना लाजमी है। इसीलिए आपको ये तस्वीरें देखना जरूरी है। ये है बालाघाट की अनन्या, जिसने दुनिया को खौफ में डालने वाले वायरस को महज 7 दिन में हरा दिया। अब इसकी जिंदगी में खेल खिलौने लौट आए हैं, वही प्यार, वही दुलार, वही मस्ती। हालांकि जब परिवार को पता चला था कि अनन्या संक्रमित हो गई है, तो पहले तो उन्हें डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत दिखाई। जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं
डॉक्टर रावतकर और डॉक्टर बांगरे, इनसे मैंने चिकित्सीय सलाह लिया और उनके सलाह के आधार पर तत्काल अपनी बच्चों की दवाइयां प्रारंभ कराया और अब मेरी बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। और भोपाल के इस अस्पताल की तस्वीर भी देख लीजिए। महज 18 दिन की ये बच्ची जब दुनिया में आई तो कोरोना का संक्रमण भी साथ लेकर आई। 18 दिन तक वायरस से जूझने के बाद आखिर इसने उसे हरा ही दिया। कोरोना का खतरा सब पर है, बच्चों को इससे बचाना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर उन्हें कोरोना हुआ भी तो वो अपनी मासूमियत से उसे भी हरा देंगे, यकीन मानिए। तीसरी लहर आए ना आए, लेकिन बच्चों के लिए सुरक्षा के इंतजाम वाकई में जल्द से जल्द पूरे कर लेने चाहिए। बच्चों पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है तो दूसरी तरफ इस दूसरी लहर के बीच ही ब्लैक फंगस और वाइट फंगस का हमला भी अब जानलेवा हो रहा है। जी हाँ, ब्लैक फंगस भी आ चुका है और वाइट फंगस भी। हम आपको पहले ब्लैक फंगस के बारे में विस्तार से समझाते हैं, जिसका असर लंबी बीमारी या स्टेरॉइड लेने वालों पर ज़्यादा दिखाई देता है। इससे शरीर के कई अंग बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा तो आंखों के खराब होने का, आंख आना जिसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, वहाँ से शुरुआत होती दिखती है। यहाँ तक कि आंख पूरी तरीके से चली जाती है और पूरी तरीके से दिखना भी बंद हो सकता है। आंखों के अलावा नाक, मुंह, दांत और दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो ये जानलेवा तक साबित हो सकता है। ब्लैक फंगस डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है। इम्यूनिटी में गिरावट के कारण ब्लैक फंगस के लक्षण तेज होते हैं और आईसीयू में ऑक्सीजन थेरेपी से गुजरने वालों पर भी इसका असर ज़्यादा देखा गया है। पिछले कई दिनों से ब्लैक फंगस का खतरा अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इस ब्लैक फंगस का एक जोड़ीदार भी सामने आ गया है। पहली बार आज हम आपको बताने जा रहे हैं वाइट फंगस के बारे में, यानी सफ़ेद रंग का फंगस। कोरोना ब्लैक फंगस गया ही नहीं था कि वाइट फंगस भी अब सामने आ गया। तो आप इसके बारे में अब आसानी से समझ लीजिए। यह आपके फेफड़े पर सीधा असर करता है। पहले फेफड़े को संक्रमित करता है, फिर दूसरे अंगों पर असर डालना शुरू करता है। दूसरे अंगों में नाखून, किडनी, पेट, दिमाग और मुंह के अंदर इसका असर देखा जा सकता है। आमतौर पर लोग कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देखकर ही खुश हो जाते हैं कि खतरा टल गया, लेकिन इस बार आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बनकर अब ये साइड इफेक्ट वाली बीमारी यानी ब्लैक फंगस या फिर अब वाइट फंगस दिखाई दे रहा है। देखिए आपको समझाने वाली हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर साथ में डायबिटीज हो और ब्लड शुगर डिरेंज हो तो ये हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो 80% इसमें मौत की संभावना है। रेड के होने के कारण ये आंख में फंगस हो गई। पहले कोरोना महामारी का पार्ट 2, फिर महामारी का साइड इफेक्ट नंबर 1 और अब साइड इफेक्ट नंबर 2। कोरोना के बाद अब ब्लैक एंड व्हाइट का खेल शुरू। कोरोना के ब्लैक एंड व्हाइट खेल को समझने के लिए राजस्थान के बारां में पृथ्वीराज मीणा से मिलिए। इनकी बहन शीला मीणा को कुछ समय पहले कोरोना हुआ था। इलाज के बाद रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई, लेकिन शीला की आंखों में समस्या होने लगी, साथ ही चेहरे पर भी सूजन आ गई। जब दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इन्हें ब्लैक फंगस हो गया है। बुखार आया, कोरोना हुआ, उसके बाद में वहाँ पे लोकल में इलाज करवाया। फिर हम उनको मेडिकल कॉलेज झालावाड़ ले गए। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद में ऐसा लगा कि ब्लैक फंगस है। झालावाड़ के दुर्गालाल का भी यही हाल हुआ, आंखों से दिखना बंद हो गया। यारी आंख बंद होगी, बिल्कुल बंद होगी। अच्छा, नहीं दिख रहा। और दूसरी आंख में भी आपको चेहरा हो और होठ और जी हाँ, अभी तक सिर्फ कोरोना ही डरा रहा था। पॉजिटिव से नेगेटिव होकर लोग चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से एक नए खतरे ने लोगों का चैन छीन लिया है। यह खतरा है ब्लैक फंगस का। यह इन्फेक्शन बेहद घातक है, इतना कि अगर इसकी पहचान जल्द नहीं हुई तो फिर जान बचा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है।
देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में तो तस्वीर बेहद डरावनी है। यही वजह है कि राजस्थान सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। देश के सभी राज्यों ने अब कोरोना की तरह ब्लैक फंगस से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। हमारा सेंटर जो लोकनायक में अभी हम खोल रहे हैं, उसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हमने बनाई है, जिसमें ENT सर्जन होंगे, जनरल सर्जन होंगे, फिजिशियन होंगे और प्लास्टिक सर्जन होंगे, जो कि एक अलग वार्ड में हमने व्यवस्था की है। दरअसल ये फंगल इन्फेक्शन कोरोना का ही साइड इफेक्ट बनकर आया है, लेकिन अब ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। वो ऐसे फैलता है जैसे कैंसर की तरह। ये ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व कर लेता है, ग्लैंड्स को, मतलब इतनी तेजी से फैलता है कि आपके देखते देखते पूरा लंग इन्वॉल्व हो जाता है। और ऐसे ही यहाँ साइनस को देखते देखते आंख में गया और देखते देखते खतरा सिर्फ ब्लैक फंगस का नहीं है, अब एक और नई चुनौती सामने खड़ी है। ये चुनौती है व्हाइट फंगस की। जी हाँ, देश के कुछ राज्यों में व्हाइट फंगस यानी कैंडिडियासिस के मामले भी सामने आए हैं, जो आपकी सांसों को चलाने वाले फेफड़ों पर कोरोना से भी कहीं ज्यादा हमला कर रहा है। स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल इस इंफेक्शन की वजह बन रहा है। कोविड की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई, थोड़ा डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, और तीसरा जब आपने स्टेरॉइड ले लिए तो स्टेरॉइड से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। कुछ और दवाइयाँ भी हैं। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि इस तरह के इन्फेक्शन जो नॉर्मली तभी आते थे जब किसी की इम्यूनिटी बहुत कम होती थी, वो अब इस सिचुएशन में भी दिखनी शुरू हो गई है। कोरोना की तरह देश में अब ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत हो रही है। मुश्किल ये है कि फंगस के संक्रमण का अगर तुरंत इलाज ना हो तो जान पर बड़ा खतरा हो सकता है। देश को अभी कोरोना से लड़ने में ही पसीना आ रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस फिर व्हाइट फंगस का फंदा बहुत खतरनाक है। और जिस तेजी से ब्लैक फंगस के केस सामने आ रहे हैं, ये खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यों से आग्रह किया है कि वो चाहें तो इसे महामारी घोषित कर सकते हैं। सबसे पहले कल ही राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया और आज तेलंगाना, पंजाब और गुजरात ने भी अब इसको महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली में भी कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर वो इसको महामारी का ऐलान कर देंगे, महामारी घोषित कर देंगे। अब आप ये समझिए कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने से क्या होगा। तब राज्य सरकार को इसकी पूरी निगरानी करनी होगी, सबके लिए इलाज की एक गाइडलाइन होगी और सरकार उस गाइडलाइन को रेगुलेट करेगी। ब्लैक फंगस से जुड़ी दवा इंजेक्शन की प्राथमिकता सरकार के पास होगी, इसीलिए जो अनाप शनाप चीज़ें दामों पर मिल रही हैं इसके इंजेक्शन, उस पर भी लगाम लग सकेगी। लेकिन ये ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की दवा में भी कालाबाजारी के मामले लगातार सामने आ रहे थे। अब चाहे ब्लैक फंगस हो या फिर वाइट फंगस, ब्लैक फंगस चेहरे के ऊपर इफेक्ट करता है, वाइट फंगस सीधे लंग्स पे अफेक्ट करता है। ये कोरोना के कारण ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोरोना को काबू में रखा जाए। इसीलिए आप अपनी तरफ से बस एक ईमानदार पहल करके बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं, कम से कम खुद को महफूज रख सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारी सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश मान लें, और वो ये कि आप मास्क पहनें। हैशटैग मास्क अप इंडिया जो ABP न्यूज़ ने शुरू किया, उसकी इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़िए। आज ही सरकार की एक एडवाइजरी आई है। कोरोना वायरस हवा में 10 मीटर तक फैलता है, पहले ये 2 से 3 मीटर कहते थे, अब ये दायरा 10 मीटर तक हो गया है। इसीलिए सरकार की इस एडवाइजरी के मुताबिक अगर आप डबल मास्क लगाएंगे तो डबली एश्योर्ड रहिए कि आप बीमारी से दूर रहेंगे। हैशटैग मास्क अप इंडिया मुहिम के जरिए मास्क पहनी हुई तस्वीर लीजिए, हमको भेजिए। हम आप जैसे महानुभावों की तस्वीर स्क्रीन पे दिखाते हैं और हिंदुस्तान की बाकी आवाम को प्रेरित करते हैं आपकी इस तस्वीरों के बहाने कि आपने मास्क पहन लिया। क्या आपने मास्क पहना है? मास्क को हमेशा पहन के रखना है, कोशिश यही करनी है। 2 दिन पहले राम भरोसे बताया था, यानी भगवान भरोसे हाल है यूपी के गाँव के। उसी टिप्पणी के बाद ABP न्यूज़ लगातार गाँवों की पड़ताल कर रहा है। आज हमारी पड़ताल पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पहुंची है। गोरखपुर के सरदार नगर ब्लॉक के गौनर गांव में बीते 1 महीने में करीब 50 लोग और बीते करीब 2.5 महीने में
करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, उसी गांव से ही मेरे सहयोगी रणवीर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो बताती है कि यूपी के एक गांव में 2-2.25 महीने में करीब 100 लोगों की जान जा चुकी है। एक गांव 100 मौत। आखिर कहां तक जाएगी कोरोना की लहर? गांव-गांव तक फैले कोरोना के दर्द का ताप आप गोरखपुर के गौनर गांव से महसूस कीजिए। यहाँ ये जो गौनर गांव है, ये सरदार नगर ब्लॉक का गांव है। इस गांव की खास बात ये है कि बहुत बड़ा गांव है, 18 टोलों का गांव है, जिसको मिलाकर एक ग्राम सभा बनती है। लेकिन आजकल ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस गांव में बीते एक महीने में 45 लोग और बीते करीब 2.5 महीनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गोरखपुर के गौनर गांव में घुसते ही हमें एक परिवार के मुंडन से पता चला कि 45 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत कुछ दिन पहले हुई। परिजन बताते हैं, पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में बाहर रहने वाले लोग वोट देने गांव आए, जिससे कोरोना फैला। बाहर चुनाव से तो एकदम क्लियर, उसमें कोई शक नहीं है। खुल के लोग चुनाव किए हैं, पाबंदी लगी नहीं सरकार का। गौनर गांव के मेवालाल के पिता की मौत भी पिछले दिनों हुई। उनकी मौत तो ढलती उम्र के कारण हुई, लेकिन ये जानकारी डराती है कि पिछले दिनों में करीब 100 लोगों की मौत हुई है। 100 से कम नहीं मरे हैं सर, ऐसे तो गिनती नहीं है, 100 से ज्यादा है, 100 से कम नहीं है। कितने दिन में? करीब 1 महीना 15 दिन के अंदर में। ग्राम प्रधान कैलाश निषाद खुद कोरोना पीड़ित हैं, घर में क्वारंटीन है। उनके भाई मानते हैं कि महीने में 45 और हाल के दिनों में 100 लोगों की मौत हुई, जिनमें से कईयों में खांसी जुकाम जैसे लक्षण थे। करीबन 100 लोगों के लमसम में हो गया है मौतें। जो भी 40 से 50, 60, 70 के बीचों में उम्र वाले का ही ज़्यादा हुआ है डेथ, और 100 लोगों करीब हो गया है। वो 2.5 से 3 महीने, 2.5-3 महीने में हुआ है, और अभी 1 महीने में 45 लोगों का लमसम में हो गया है। कभी 60 साल में देखें आपके गांव में कि 1 आध महीने, 1.5 महीने में इतने 50, 60, 100 लोग मर गए? नहीं सर, ना। हाँ, 18 टोला है, करीब इतना नहीं होता था। इस समय बहुत ज्यादा हुआ है। हालात बिगड़े तो गांव में दवाइयां बांटी जा रही हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है, गांव में लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर जांच की जा रही है। गोरखपुर में आज हम लगभग 8,000 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं। 8,000 टेस्ट, ये लगभग पिछले 1.5 साल, 1.25 साल से सबसे ज़्यादा टेस्ट हैं प्रत्येक दिन। तो ऐसा नहीं है, टोटल टेस्ट हमारे बड़े हैं, लेकिन क्योंकि संक्रमण बड़ा है तो हमें इसको और बढ़ाने की जरूरत है। बावजूद इसके कि घरों में कंटेनमेंट जोन बन गया है, लोग हैं बगैर मास्क के घूम रहे हैं, या फिर कोई गमछा रुमाल बांधकर रस्म अदायगी कर रहा है। गोरखपुर के इस गौनर गांव में जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों की और मृतकों की संख्या बढ़ती गई, प्रशासन मुस्तैद हुआ और घर घर जाकर के जिन भी घरों में कोरोना पॉजिटिव लोग थे, उन लोगों के घर के बाहर कंटेनमेंट जोन का ये स्टिकर लगाया। लेकिन आप हैरानी इस तरफ देखिए, मेरी बाईं तरफ जो गांव के लोग हैं वो अभी भी सचेत नहीं हैं, और देखिए बिना मास्क के यहाँ लोग बैठे हुए हैं सामने, और हमें देख करके अब पिलर के पीछे छुप रहे हैं। तो इस तरह के हालात हैं जहाँ जिस गाँव में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और प्रशासन यहाँ घूम घूम कर कंटेनमेंट जोन का स्टिकर लगा रहा है। एक तो दवाई नहीं, ऊपर से कोरोना प्रोटोकॉल की कड़ाई नहीं, तो फिर ऐसे में कैसे बचेंगे जिंदगी? जब इस तरह के हाल तमाम गांवों से ऐसी खबरें आने लगी हैं, हम एबीपी न्यूज़ पर दिखा भी रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र के गांव हो, जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि अब कोरोना गांव-गांव तक फैल चुका है। इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई जिलों के जिलाधिकारियों के साथ सीधे बातचीत की, पीएम-डीएम बातचीत हुई, इसमें उत्तर प्रदेश में लखनऊ और बरेली के डीएम भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद थे। ये बैठक कोरोना से निपटने के तौर तरीकों और आ रही परेशानियों को लेकर थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ज़्यादा जोर गाँवों को सुरक्षित रखने पर था। आज की बैठक में पीएम ने गाँव में टेस्टिंग और आइसोलेशन सेंटर्स को लेकर अपनाए जा रहे नए तरीकों की तारीफ की। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि गांव को कोरोना मुक्त करना बेहद जरूरी है और ये काम इन जिलाधिकारियों की क्षमता के जरिए किया जा सकता है। आप सुनिए कि प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से गांवों को कोरोना मुक्त करने के लिए क्या क्या कहा। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं,
तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। सारी आशंकाएं एक प्रकार से आत्मविश्वास में बदल जाती है। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से निपटने में योगी सरकार के कामकाज की भी आज तारीफ की। आज उत्तर प्रदेश में कोरोना का सबसे ज्यादा टेस्ट हुए हैं। आज कुल 2,91,156 कोरोना के टेस्ट यूपी में हुए हैं। साफ है कि अगर टेस्ट ज़्यादा होंगे तो कोरोना की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग आसान होगी और इसी के ज़रिए ही कोरोना को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। और अब रुक करते हैं यूपी के पड़ोस के राज्य बिहार की। वहाँ पिछले 16 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, जो अपनी सुशासन बाबू वाली छवि के लिए जाने जाते हैं। कभी बिहार में नारा लगा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन आज आप कह सकते हैं कि बिहार में ऐसी बहार है कि अस्पतालें बेहाल हैं। इसको आप इन तथ्यों से समझिए। बिहार में 19,653 मरीजों का इलाज करने के लिए बस एक डॉक्टर मिलता है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1,000 मरीजों पर एक डॉक्टर होना ही चाहिए। वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के 58% पद खाली पड़े हुए हैं। सर्जन, महिला और बाल रोग विशेषज्ञों के 80% से भी ज्यादा पोस्ट खाली हैं बिहार में। बिहार अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.33% हिस्सा ही स्वास्थ्य पर यानी हेल्थ पर खर्च करता है। यहाँ सरकार की तरफ हर व्यक्ति की सेहत के लिए सिर्फ 491 रुपये ही किए जाते हैं और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च के मामले में इस तरह बिहार सबसे निचले पायदान पर आता है। इस राज्य में पिछले 31 सालों से दो ही नेता का सिक्का चला है। पहले 15 साल लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का ही राज रहा और उसके बाद के 16 साल से नीतीश कुमार का सो कॉल्ड सुशासन चल रहा है। लेकिन किसी ने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश नहीं की या किया ही नहीं। आज बिहार में अस्पताल खुद बीमार हैं और इनको बीमार करने वाले नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं, चाहे नीतीश हो या उनके समर्थक सुशील मोदी हो या फिर उनके विरोधी तेजस्वी यादव उनका परिवार हो। एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार की जनता त्रस्त है कि बिहार के अस्पतालों का हाल तो देखिए जनाब। ये बिहार में सुशासन बाबू के राज का अस्पताल है, वो भी राजधानी का सबसे खास अस्पताल। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भले ही कितनी राजनीति हो, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार का हेल्थ सिस्टम आज से 15 साल पहले वेंटिलेटर पर था, तो बीते 15 सालों में आखिर कितना सुधार हुआ है। चाहे पटना का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच हो या पास के किसी गांव में बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि बिहार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत है। अब गांव में आइए, वो भी राजधानी पटना से महज 30 किलोमीटर दूर घोशवर गांव में, जहां अस्पताल में ताला लटका है और जिंदगी पर मौत नाच रही है। कुछ दिनों में 20 लोग इस गांव में मर चुके हैं। जी, हम अभी घोशवारे का तैयार किए हैं। पंचायत का तैयार करने में कुछ वक्त लगेगा
और पंचायत में यदि भरबली ऐसा देखा जाए तो 35-40 की संख्या में जरूर मर चुके हैं लोग। ये तस्वीर लालू यादव के गढ़ और गांव वाले इलाके गोपालगंज की है। सीएम साहब ने झज्जवा में 603 करोड़ की लागत वाले इस अस्पताल का उद्घाटन किया। करोड़ों स्वाहा हो गए और डॉक्टर के नाम पर एक मुंडी बिठा दी गई है। और यहाँ डॉक्टर का 16 पद सृजित है, कार्यरत 1 डॉक्टर हैं और जीएनएम का 16 पोस्ट है, कार्यरत 0 है। पूरे बिहार की तस्वीर देखिए। बिहार के 38 जिलों में कुल 39 जिला अस्पताल हैं। इनमें 23 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन नहीं है। महज 16 अस्पतालों में सीटी स्कैन की व्यवस्था है। पटना के 2 अस्पतालों में भी सीटी स्कैन मशीन नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को अपने 16 साल नहीं, लालू का राज दिखता है। वो एक जमाना था जब यहाँ के अस्पतालों में लालटेन जलता था, बत्ती भी जलती हुई दिखाई पड़ेगी, बेड भी दिखाई पड़ेगा, दवा भी दिखाई पड़ेगा और डॉक्टर और नर्स भी दिखाई पड़ेगा। 2005 के पहले प्रकाश जी बिहार में दवाओं का वितरण नहीं होता था, अस्पताल में व्यवस्था ही नहीं थी। लालू राज से याद आया कि नीतीश के साथ लंबे अरसे तक जोड़ी जमाने वाले सुशील मोदी दिल्ली भले ही आ गए, लेकिन दिल लालू परिवार में लगा रहता है। एक के बाद एक ट्वीट कर सुशील मोदी ने तेजस्वी से पूछ लिया कि उनकी 2 डॉक्टर बहनें कोविड की ड्यूटी क्यों नहीं करती। सुशील मोदी के ट्वीट का जवाब तेजस्वी ने तो नहीं दिया, लेकिन उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी पर ऐसे ऐसे ट्वीट किए जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। फिर सामने से तेजस्वी आए। लेकिन कई लोग जो हैं, आप देखिए, कुछ ना कहे तो गाली देते ही हैं हमें, सहयोग की बात करें तो गाली देते हैं ये हमें। तो नकारात्मक राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। तेजस्वी ने अपने घर पर कोविड सेंटर खोला था, लेकिन वो कैसा है ये जान लीजिए। एक खानापूर्ति कोविड केयर सेंटर की स्थापना कर दी। यहाँ आपको कोई शख्स नहीं दिखेगा, एक आदमी नहीं दिखेगा, एक डॉक्टर नहीं दिखेगा। ये देखिए, कुछ कुत्ते हैं जो सो रहे हैं नीचे में जमीन पर आराम से, कुछ जो यहाँ पर हाउस गार्ड्स हैं वो यहाँ पर है। बिहार में लोग कोरोना, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से मर रहे हैं तो क्या हुआ? सियासत अपनी ड्यूटी बजा रही है, बस एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना फर्ज निभा रही है। तो राजनीति फुल है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति गुल है। ये है बिहार की असली और कड़वी तस्वीर। कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इन तमाम आफतों के बीच अगर किसी चीज़ ने आज राहत दी तो वो है मौसम। खासकर उत्तर भारत के लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने आज सुबह लोगों को सुकून पहुंचाया और सुबह सुबह ठंडे मौसम में मेरे जहन में इस बारिश को देखकर जो शब्द आया वही मैंने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। और बहुत ही सिंपल था, और वो था बारिश। अब हम आपको जल्दी से वो संदेश दिखाते हैं जो हमने आज चुने हैं। पहला संदेश पुष्पा बिष्ट जी का है। ये जो मुसीबतों की बारिशें हैं, इंसान की आजमाइशें हैं। कुछ ज़मीन, कुछ दिल पर छोड़ जाना निशानियां हैं। ये मौसम की साजिशें हैं। अगला संदेश मनीष भारती गोस्वामी का है। उन्होंने लिखा है, मजबूरियां ओढ़ के निकलता हूं घर से आजकल, वरना शौक तो आज भी है बारिशों में भीगने का। जब धूप ज़्यादा हो तो बारिश ठंडक देती है। बारिश से इंसान का रिश्ता मन का है। पानी की वो बूंदें तपिश को तो कम करती हैं, इंसान के मन को उमंग से भर देती हैं। तभी तो घरों में बंद लोग अपनी बालकनी से या अपने घर के आंगन से कह रहे हैं, बरसोरे मेघा।